अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार, आप सभी जानते ही हैं। आइए सर, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से संध्या का नमस्कार। ठीक है। डिम्पल, वेरी गुड इवनिंग। और कौन कौन ऑनलाइन है भाई? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को संध्या का सलाम अदावर्ज है। जो जो ऑनलाइन है अभी, सब लोग अपना सैल्यूटेशन प्रस्तुत करें। हाँ भाई, सिर्फ डिम्पल ही है क्या ऑनलाइन? सर, आंदोलन वाली पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। कौन से आंदोलन वाली डिम्पल? कौन से आंदोलन वाली? अच्छा, मॉडर्न इंडिया का। देखो, आज वो थोड़ा करेक्शन चल रहा था उस पीडीएफ पर, तो हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ कल आपको, आप लोगों को, जितने लोग भी पेड कोर्स में इनरोल है, उन सबको मिल जाएगा पूरी पीडीएफ, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों की। ठीक है। उसमें कुछ करेक्शंस थे, कुछ और क्वेश्चन ऐड करने थे, तो वो आज हो गए हैं। कल मिल जाएगा आप लोगों को पूरे हिस्ट्री का, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न 500 क्वेश्चन। ठीक है। 500 के 500 पूरे 500 क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो कल आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है। सब लोग आ गए भाई? ऑनलाइन हो गए सब लोग? हैं सभी लोग लाइन पे? नवीन, गुड इवनिंग। नवीन, कल एक दो दिन से तुम दिख नहीं रहे हो नवीन। कुछ कांड वांड तो नहीं कर दिया? गायब रहते हो क्लास में। कल भी नहीं थे शायद तुम, परसों भी नहीं थे। नहीं, कल तो पक्का ही नहीं थे, परसों भी नहीं थे शायद। ठीक है। चलिए। सर, कल नेट का प्रॉब्लम था। क्यों नेट का प्रॉब्लम था भाई? सब लोग सब लोग के पास तो नहीं होती है। ज्यादा नेट चलाते होगे तुम, वीडियो ज्यादा देखते होगे, या व्हाट्सअप फेसबुक ज्यादा चलाते होगे, क्लास के लिए कम बचता होगा। चलिए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं। कल 11 क्वेश्चन तक किया था, अच्छा उसके बाद गायब हो गए। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, शायद हमने 20 तक कर लिया था। राइट आंसर था रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसका राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है? इनमें से कौन सा मानव अधिकार है भाई? बताइए फटाफट। बताइए कौन कौन से मानव अधिकार है इसमें? बताओ, आंसर बताओ। ओहो नवीन, तुमने तो साफ एकदम पहले ही बॉल में छक्का मार दिया है। साफ गर्दा गर्दा कर दिया तुमने, मचा दिया। अच्छा, रोहित भी आ गए। अच्छा रोहित, बिना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के सीधे सवालों का जवाब, क्या बात है। एकदम हिट टारगेट होना चाहिए। बढ़िया है। चलिए, 21 का राइट आंसर है। राइट सर, हमारी टेक क्लास चल रही थी। अच्छा, अभी खत्म हुई है क्या? मुझे मालूम नहीं था। ओके, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, तो मानव अधिकारों की बात कर रहा है कि कौन कौन से मानव अधिकार है। तो राइट आंसर इसका डी है, सभी विकल्प सही है। क्यों जी? शिक्षा का अधिकार भी मानव अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, मानव अधिकार है। भोजन का अधिकार, हर किसी को पर्याप्त भोजन मिले अपनी जिजीविषा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ये भी मानव अधिकार है। और सार्वजनिक सेवाओं का समान पहुंच होना चाहिए। जो भी सार्वजनिक सेवाएं, हॉस्पिटल, कॉलेज, डैम, फ्लाईओवर, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब तक पहुंच होनी चाहिए। ये भी आप देखेंगे मौलिक अधिकार है, मतलब मानव अधिकार है। तो यहाँ पर ये जो तीनों विकल्प है, ये राइट है, सही है। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जी? तो ये कह रहा है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था?
मतलब इनमें से कौन वह पर्सन है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे, आग लगा दोगे। ये अपने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जिस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड, सबके आंसर इज राइट है, महात्मा गांधी। बाकी तो सभी लोग थे संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इस पर एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, जिसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। और अगर आप उसका जवाब देते हैं तो मुझे काफी खुशी होगी। ठीक है, चलिए। संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनी थी, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इसमें एक समिति थी जिसका नाम था झंडा समिति। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था? बताएंगे? वेरी गुड, आग लगा दिया तुम लोगों ने। जेबी कृपलानी, कई किताबों में आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद भी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेबी कृपलानी की जगह राजेंद्र प्रसाद, तो ये ध्यान रहना चाहिए। देखिए, जेबी कृपलानी इज राइट आंसर। अब मुझे एक और सवाल बता दीजिए, दो मैं सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, एक आप देखेंगे, पहली कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, आप सभी लोग को मालूम होगा, जिसको हम प्रारूप समिति बोलते हैं। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में एक बंदे की डेथ हो गई थी और उनके डेथ के बाद किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कराया गया था, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था। उसका नाम बता दो, डेथ किसकी हुई थी और किसको नया सदस्य बनाया गया था? बताइए, बताओ भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये 7 सदस्यीय एक टीम थी जिसमें अंबेडकर के साथ 6 और लोग थे। उनमें से एक बंदे की डेथ हो गई थी उस कार्यकाल के दौरान, और उसकी जगह एक नए बंदे को अपॉइंट किया गया था। वो कौन था? बताओ, रिप्लाई करो फटाफट मुझे। सब लोग क्या चेक कर रहे हो, नेट पे चेक कर रहे हो तुम लोग? बताओ, रिप्लाई करो जल्दी। अब तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए मेरे पास। नवीन मेरे लाल, उनका नाम था डीपी खेतान। और डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी और उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को अपॉइंट किया गया था। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। कई बार दो लोग रिप्लेस हुए थे, एक ने रिजाइन कर दिया था और एक की डेथ हो गई थी, राजस्थान के प्रतिनिधि। ठीक है, क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? बताइए भाई, 23 का आंसर बताओ। इजी क्वेश्चन है, पूछा है। पहले तो मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो सेकुलर वर्ड है ये कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? इन दोनों का आंसर दो। एक तो सेकुलर का मतलब मुझे जानना है, और दूसरा कि ये हमारे प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। अरे बी तो आंसर है, धर्मनिरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष है? नवीन, धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? अरे धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है संविधान में, इसका रिप्लाई दो मुझे। रोहित, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष क्यों लिख रहे हो? चलिए, सब लोग एक बार मेरी तरफ देखेंगे प्यार भरी निगाहों से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने नहीं लिखा है, बहुत अच्छा किया नहीं लिखा, तो मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से एक बार देखने की कोशिश करेंगे
मैं थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ओवरव्यू हो जाएगा। सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। सेकुलर वर्ड, ये सेकुलर वर्ड बॉस प्रस्तावना प्रियम्बल में जोड़ा गया, अंग्रेजी में इसको हम प्रियम्बल बोलते, ठीक है। प्रियम्बल का थीम हमने उद्देश्य प्रस्ताव से लिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। आप लोगों को मालूम हो तो मालूम होगा, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, आप देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमने प्रियम्बल का लिया। प्रियम्बल को थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब संविधान का थीम है। अगर कोई संविधान पूरा नहीं पढ़ सकता तो प्रियम्बल पढ़ के वो पूरे संविधान का थीम समझ सकता है कि किन उद्देश्यों और के साथ या किन लक्ष्यों के साथ ये संविधान लिखा गया। एक बात। दूसरी बात, इस प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, और ये संशोधन हुआ है जी 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 में। ये टाइम इंदिरा गांधी का था, ठीक है। इस 42वें संविधान को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान भी कहा जाता है इस 42वें संविधान को, संशोधन को, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें और भी जोड़ी गई। तो इसी 42वें संविधान संशोधन के साथ 3 वर्ड हमारे संविधान में जोड़े गए थे। मतलब संविधान में क्या, प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला पहला जोड़ा गया सेकुलरिज्म, मतलब पंथ निरपेक्ष। दूसरा जोड़ा गया, आप देखेंगे सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, इंटी, ठीक है। और तीसरा जोड़ा गया वो है सोशलिज्म, मतलब पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 वर्ड्स जोड़े गए हमारे संविधान में इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। और तब से इस सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल होने लगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि सेकुलर वर्ड का, कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को इक्वली प्रोटेक्ट करता है और सभी धर्मों को समान रूप से दिखता है, ठीक है। इस पंथ ने, यहाँ पर जितने भी अलग अलग विचारधारा का मानने वाले लोग हैं उनको, उनका सभी को समान रूप से आदर करता है और समान अधिकार प्रदान करता है हमारे देश का समय। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है। इसीलिए आप देखिएगा हमारे देश का स्पेसिफिक कोई अपना धर्म नहीं है, भले हिंदू बहुल राष्ट्र हो, लेकिन हिंदू हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं और सभी धर्म अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं और उसके तौर तरीकों को अपना सकते हैं, इसका पूरा अधिकार है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष का मतलब, रोहित, धर्म निरपेक्ष का मतलब सिर्फ कुछ धर्मों के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट हो गया। और पंथ का मतलब इसलिए है पंथ जोड़ा गया कि कई सारे लोग अलग आइडियोलॉजी को भी मानने वाले हैं। पंथ जैसे कबीर के पंथ हो गए, तुलसीदास के हो गए, उसके बाद रामानुजन के हो गए, कोई और भी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग धर्म इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि धर्म जहां कहेंगे वहां पर लिमिट हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और चिश्ती संप्रदाय का है, रामानुजन संप्रदाय का है, कबीर संप्रदाय का है, तो अगर ऐसी ऐसे पंथों को भी अगर कोई मानता है तो उसके फेवर में, मतलब सबके लिए न्यूट्रल अप्रोच रखेगा हमारा देश। इसलिए पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष किया जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना जो है उसमें जिसमें कहा गया हम भारत के लोग, भारत को भारत को एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना की तरफ अग्रसर है, जहां पर धर्म पंथ निरपेक्ष समाजवाद एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। ये एक टैग लाइन लिखा गया है हमारे संविधान में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पूछा है कि भारत का, हमारे संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो स्रोत है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब ये संविधान भारत के लोगों से बनता है और उनके लिए बनता है, ठीक है। नवीन क्या लिख रहे हो? गोरखपुर का नाथ संप्रदाय,
कोई भी संप्रदाय हो सकता है। विभिन्न संप्रदायों को हमारे देश में मानने वाले लोग हैं, हजारों संप्रदाय हैं देश में। उन सभी संप्रदायों के प्रति भाई एक नम्र व्यवहार है। सभी संप्रदाय अपने संप्रदाय के तरीके से इस देश में रह सकते हैं, उसके तौर तरीकों को मान सकते हैं। कोई बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हुई। तो यहां पर प्रस्तावना जो है ये सेकुलरिज्म की बात करता है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है, आप देखेंगे, बी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया जी? यहां पर क्लियर है सबको? जो बताया वो समझ में आया? क्लियर सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, और लोग भी तो रिप्लाई कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? लो भैया, कल क्वेश्चन आया ही था, आज क्वेश्चन आ गया। कल बात करी थी ना इस पे। कल डिम्पल कह रही थी कि नहीं सर, इंग्लैंड से नहीं लिया जाए, अमेरिका बता रही थी शायद। तो आज तो सही हो गया डिम्पल। राइट आंसर इंग्लैंड। अच्छा, अब मुझे एक बता दो, आयरलैंड से, जापान से और ऑस्ट्रेलिया, ये इन तीनों से कुछ लिया है क्या अपन ने? इन तीनों से कुछ लिया है क्या? मतलब इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है हमारे संविधान निर्माण में? मुझे ये बताओ, हाँ या ना में। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है संविधान निर्माण में, इसका रिप्लाई करो मुझे। नीति निर्देशक आयरलैंड। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि तीनों का, इसका तो समझ में आ गया। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है संविधान की फ्रेमिंग में, ये पूछा है मैंने। हाँ ना में जवाब दो। है तीनों का? चलिए, इसका तो आपने बता दिया, डीपीएसपी लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जापान से क्या लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? बताओ। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है हमने जापान से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। बिल्कुल रोहित। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रिवीजन के तौर पे मैंने पूछ लिया आपसे, आपको ध्यान रहेगा। 24 का राइट आंसर हो गया। बढ़िए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? लेजिस्लेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है जी, या इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? रोहित क्या लिख रहे हो जापान से? बताओ भाई, 25 का आंसर बताओ। 25 का आंसर बताओ, क्या लिया था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया था जापान से। रोहित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 25 का आंसर बताओ। बताइए भाई 25 का आंसर। सबको पता होगा, यहाँ कंफ्यूजन के लिए सब दिया है। राइट आंसर इज बी, कानून बनाना। किसी चीज के रिगार्डिंग कानून बनाना। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कानून बनाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? सोशल राइट्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है जी? आंसर दीजिए। 26 का आंसर, 26 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर सोशल राइट्स? सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बताओ। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे। जीवन का अधिकार, ये भी सामाजिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्र, ये भी सामाजिक। शिक्षा एवं संस्कृति, ये भी है। मतदान का अधिकार जो है ये नहीं है, ये व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। हर किसी को मतदान करना चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है कि वो देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? कितने क्षेत्रीय परिषद हैं भाई? 27 का राइट आंसर इज सी। 6 क्षेत्रीय परिषद हैं अभी भारत में जो कार्य कर रही हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या है? सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑफ इलेक्शन कमीशन? कौन सा काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है जी? बताओ, बताइए राइट आंसर। सर कौन कौन सा परिषद है? बिल्कुल बता दूंगा मैं। कितने, कौन कौन से परिषद है, पहले इसका आंसर बताओ, अभी बताता हूं मैं कौन कौन से परिषद हैं। 27 का, 28 का आंसर बताओ। बताओ भाई। चुनाव चिन्हों का आवंटन ये काम है, और निर्वाचित तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। सबके आंसर? राइट आंसर इज डी। कैसे डी है भाई? तो चुनाव चिन्ह का आवंटन तो करता है, किसको कौन सा चुनाव चिन्ह देना है। निर्वाचित तारीख तय करना कि कब चुनाव होगा, ये भी सही है। चुनाव की निष्पक्षता के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करता है और सिक्योरिटी रखता है। उम्मीदवार का चयन नहीं करता है। सभी लोग, कोई भी बंदा खड़ा होके, और आप देखेंगे इलेक्शन के फाइट करने के लिए अपना नॉमिनेशन करा सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर डिसाइड नहीं करता है ये कि भाई साहब कि कौन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि यहां पर राइट आंसर इज डी। अभी नवीन क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर कौन कौन से जोन, मतलब क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो इसमें 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। नॉर्थ है, सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है और साउथर्न जोन है। नॉर्थ जो जोन है उसका, उसमें हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान आता है और दिल्ली आता है। जो सेंट्रल जोन है उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। ईस्टर्न जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है। वेस्टर्न जोन में गोवा, गुजरात आता है, महाराष्ट्र। और साउथर्न जोन में साउथ वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ये आते हैं। ये 6 जोन बनाए गए। मतलब आप ये मान लो, जैसे पहले आप देखेंगे प्रांत होते थे ना पुराने टाइम में, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न जोन हो गया। उसके बाद सेंट्रल जोन हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया और साउदर्न, ठीक है। ये कुछ 6 जोन बनाए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? इनमें से किसके पास बाई कैमरा लेजिस्लेशन है? बताओ राइट आंसर। बताओ भाई, मैंने बताया था ऑप्शन तुम लोग को। बस ये याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये वो राज्य है 6। पहले जम्मू एंड कश्मीर था, बट उसको हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कुंभ जाट था, अब ये कुंभ हट हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे।
चलिए बहुत इजी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता कौन नहीं है जी? 30 का बताओ। रोहित, डिंपल और लोग का है। राइट आंसर इज सी, वेरी गुड, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। अब इसका रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? तो आप जानते ही है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें करप्शन होता है। करप्शन ऊपर से नीचे तक, मतलब ये लाल फीताशाही का जो टर्म है ये चला। आप जानते ही सभी ऑफिसर्स के पास जो फाइल जाती है वो लाल कपड़े में लपेट के जाती है। ठीक है, एक से दूसरे के बाद नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है। तो उसमें आप जानते ही कि जब फाइल ट्रांसफर होता है तो उसके साथ साथ मनी भी ट्रांसफर होता है। मतलब अगर आप फाइल अप्रूवल कराना चाहते हो तो उसके साथ आपको मनी भी देनी पड़ेगी, मतलब पैसा, घूस, डोनेशन, मतलब डोनेशन नहीं कह सकते आप, जो करप्शन करते हैं। तो वो उस करप्शन का जो ये चलता है इसको रेड टैपिजन बोलते हैं, रिश्वत, बिल्कुल। तो रिश्वत देना पड़ता है। तो ये इसको लाल फीताशाही बोलते हैं कि अगर हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अगर उसमें रिश्वत चलता है और उनका अपनी मनमानी चलती है तो उसको रेड टैपिजन। तो सुशासन क्या है कि एक अच्छा शासन। तो अगर अच्छे शासन में जवाबदेही होती है, बिल्कुल सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई काम किसी ऑफिसर ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्यों डिले हुआ, जवाबदेही उनकी निश्चित होगी। या उनसे कोई गलत काम हो गया तो फिर उनके लिए जवाबदेही निश्चित होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो उसके लिए पनिश होंगे। तो जवाबदेही होती है। आप देखेंगे अच्छे सुशासन में पारदर्शिता, बिल्कुल, किसने कौन सा काम किया, जितना पैसा अलॉट किया गया उतना पैसा ग्राउंड लेवल पर खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो जो अलॉट किया गया था वो पूरा पैसा उसमें लगा कि नहीं। कानून का नियम, कानून के तहत जो प्रोविजंस बने हैं उसके तहत सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई अपनी मनमानी नहीं करता। सिर्फ रेड टैपिज्म, मतलब अफसरशाही नहीं चलती है, अफसरों की मनमानी नहीं चलती है और उसमें करप्शन नहीं चलता है। तो राइट आंसर इज सी। समझ में आ गई रेड टेपिज्म जी? अरे आ गया समझ में सबको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? बताइए। 31 का बताइए आंसर। ये सीधे सीधे समझ लो, हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये कोटेशन दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ऐसे कम, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि बनी बनाई या कोई ऐसी चीज मनगढ़ंत बातें बना के और उसके आधार पर प्रशासन चले। प्रशासन के लिए ठोस आपके पास तथ्य होने चाहिए और नियम होने चाहिए, तभी आप प्रशासन को चला सकते हैं। ठीक है, तो आप 31, हर्बर्ट साइमन ने एक कोटेशन दिया था, बस आप ये ध्यान रखिए। 31 छोड़ने के लिए है, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो निगेटिव में चले जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? बताओ भाई। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल। कल बात करी थी हमने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, अलग क्वेश्चन था, उसमें रॉन्ग था, ये पूछ रहा है इसमें सही कि किसने। तो जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनका वेतन किसको कितना दिया जाएगा और उसके बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, अरे यार रिपीट हो गया, छोड़ो इसको। चलो इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसके बदले दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। रिपीट जो क्वेश्चन हुआ है उसके बदले एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो। आंसर देना मुझे कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हाँ, संविधान की सर्वोच्चता, ये हमने कहां से लिया है? संविधान की सर्वोच्चता ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? बताइएगा, बताओ भाई। संविधान की संविधान की सर्वोच्चता हमने किस देश से लिया है? यूएसए से, वेरी गुड। और एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहां से ली हमने? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ये कहां से ली है हमने? बताइए सर। बिल्कुल, ये भी हमने यूएसए से लिया है। चलिए, ठीक है। आइए, ये तो हो गए उस सरप्राइज क्वेश्चन दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? बताइए। हिंदी भाषा को 34 का राइट आंसर बताइए। 58वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के द्वारा ये कहा गया कि अब अगर गवर्नमेंट कोई चीज प्रकाशन करती है तो वो हिंदी में कर सकती है। ठीक है, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1987 का, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के तहत अगर राजपत्र, सरकार के द्वारा कोई राजपत्र जारी किया जाता है तो उसमें हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश का, हिंदी में वो राजपत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? बताइए भाई। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, आपको मालूम है, अंग्रेजों के सामने में, और बाद में ये तमिलनाडु में बदल दिया गया। तो ये कब बदला गया जी? राइट आंसर इज सी, 1969 में बदला गया था बॉस। ठीक है, 1969 में ये बदला गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी होगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? सबसे कम समय बताइएगा, बताइएगा सबसे कम समय। इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बता दो मुझे कि कौन कौन वो राष्ट्रपति हैं जिनकी जिनका डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? वो कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ उनके कार्यकाल के दौरान? बिल्कुल, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये दोनों ऐसे हैं जिनकी डेथ इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, और इनकी जगह सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, हिदायतुल्ला जी। क्लियर? तो राइट आंसर इज डी, जाकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया, जो 22 लैंग्वेजेज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। बताइए राइट आंसर। वेरी गुड, सबको पता है। राइट आंसर इज एट्थ। एट्थ जो शेड्यूल्स है उसमें सभी भारतीय भाषाओं के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39, एक मिनट में आ रहा हूं।
ठीक है, आइए। तो 39 का राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मालूम है ना आपको, ये हमने आयरलैंड से लिया है। और ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो है पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में मेंशन किया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव इसी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेंशन किया गया है। तो राइट आंसर इज सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दो, बोलो जल्दी। इनमें से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है जी। 40 का आंसर दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 40 का। अच्छा, नवीन, रोहित, मुद्रा का प्रबंधन करना ये राज्य का कार्य नहीं है। प्रबंधन का मतलब नए नोटों को प्रिंट करना, उसको मार्केट में सर्कुलेट करना, पुराने नोटों को कलेक्ट करना, ये राज्य का काम नहीं है। थोड़ा आराम से सोच लो, सोच के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है। कर संग्रह करना, राज्य का काम कर संग्रह करना नहीं है। रोहित, निर्मा सरफ से धोऊं क्या मैं तुमको? क्या हुआ, दारू पी के तो नहीं सब जवाब जवाब दे रहे हो यार? अगर राज्य टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी तो फिर डेवलपमेंट का काम कैसे करेगी रोहित? अगर अब कह रहे वाह्य आक्रमण से रक्षा। अच्छा, राज्य अगर छोड़ देगी चाइना को कि भाई तुम अटैक कर लो मेरे पर, मेरी जमीन ले जाओ, राज्य से तात्पर्य यहाँ देश का है, स्टेट का नहीं है, राज्य का। सी होगा तो सब पक्का। अरे यार, सारे आंसर तो बता दिए तो अल्टीमेटली वही आंसर होगा। बिल्कुल, देखो राइट आंसर जो है वो सी ही है भाई। सी, मनोरंजन की व्यवस्था करना है। राज्य मनोरंजन की व्यवस्था क्यों करेगा भाई? सरकार मनोरंजन की व्यवस्था क्यों करेगी? वैसे तो आप मानते हैं कि पार्क लगाना, दूसरी सरकार थिएटर थोड़ी बनवाती है। सरकार थिएटर लगवाती है कि आइए फिल्म देखिए, आइए मजे कीजिए, नहीं। तो अगर आप अप्रूव बाह्य आक्रमण, बिल्कुल देश का, देश की ये पहली प्रायोरिटी है कि वाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना। मुद्रा का प्रबंधन, नए नोट छापना, नए नोटों का निर्गमन करना, पुराने नोटों को चुनना, मार्केट में मनी की फ्लोटिंग को कंट्रोल करना, टैक्स कलेक्ट करना और उस पैसे से डेवलपमेंट करना। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है मनोरंजन की व्यवस्था करना। सीधे सीधे आप अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार मनोरंजन की व्यवस्था थोड़ी करती है। वो तो हमारे देश के जो लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है तो अपने बिजनेस करने के लिए ऐसे मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं। कोई भी सरकारी तुमने सिनेमा हॉल देखा है क्या? या कोई भी सरकारी बियर बार, कोई ऐसे कोई और जो दूसरी चीजें हैं वो नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था भाई? 41, कि भाई आर्थिक समानता के बिना, ओहो, के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का भ्रम है। मतलब भाई अगर राजनीतिक स्वतंत्रता तुमने दे दी और बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है तो फिर वो क्या उस स्वतंत्र रहेगा? जैसा अभी अपने देश में देख लो, इतने सारे मौलिक अधिकार हैं, चाइल्ड लेबर बैन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो बेचारा आज भी ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये कहा था, GDH कोल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर आप राजनीतिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिले, आर्थिक समानता मिले। ठीक है, राइट आंसर इज 41 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए जी। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 42 का आंसर देना है आपको। न्याय को किस रूप में? राजनीतिक रूप में न्याय बिल्कुल, आर्थिक न्याय बिल्कुल, सामाजिक न्याय बिल्कुल, सभी विकल्प सही है। वेरी गुड, राइट आंसर। यहाँ दिमाग लगाना नहीं है, मतलब यहाँ पर इसका क्वेश्चन सीधे सीधे सही है
कि भाई आर्थिक राजनीतिक समान राजनीतिक और आर्थिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों समानता तो संविधान के हर एंगल पर कहा गया है। तो ये सारे ही आंसर, तो राइट आंसर इज डी, डी इसका सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जी कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है। मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। मतलब इन्फोर्सेबल है, बताओ बताइए भाई, 43 का आंसर बताइए। कि अगर कोई नहीं मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मान लो जो अधिकार आपको दिए गए हैं और अगर उस अधिकारों की कोई अवहेलना करता है तो कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है और उसको सजा दे सकती है। बिल्कुल। ऐसे ही कई बार आता है शुद्ध हिंदी वाला। जैसे एक एक एग्जांपल बताता हूं। अगर संविधान वाला किताब पढ़ोगे बेयर एक्ट, तो उसमें हटाने को, एलिमिनेट करने को जानते हो क्या लिखता है? निरसित करना, कि इसको निरसित कर दिया गया। अब हटाना सिंपल चीज है, मिटाना सिंपल वर्ड है, लेकिन निरसित अपन को कंफ्यूज कर देता है। तो कई बार ऐसी टिपिकल हिंदी आती है, तो उस पर इंग्लिश पढ़ लिया करो। तो ये इन्फोर्सेबल कह रहा, मतलब उस पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है और कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय उनके लिए बाध्य होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। अब बताओ, अब समझ में आ गया तुम लोग? अब जब मैंने समझाया तो रोहित, अब तुम्हारा आंसर सही है, ये समझाने के बाद तुमने जो आंसर दिया। गौतम कहाँ सो रहे थे भाई? अभी आए हो, कहाँ सो रहे थे तुम? चिप्स खाने चले जाते हैं गौतम? ओहो, मैं बहुत, तो बहुत देर पहले आए तुम, तो दिखे ही नहीं मुझे यार। ये डिंपल दिख रही है, नवीन दिख रहा है, रोहित दिख रहा है, इनके आंसर्स मुझे क्लियर मिल रहे हैं। तुम्हारे तो अभी आए, अभी मैंने देखा तुमको। अच्छा, 20 मिनट हो गए? ओहो, बहुत बढ़िया। 20 मिनट, 1 घंटे से क्लास चल रही है, तुम 20 मिनट पहले आए हो, बहुत बढ़िया। पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। राइट आंसर इज डी। अब तुम कहोगे कि सर राइट आंसर डी ही क्यों है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जान लीजिएगा। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है। इसका परिवर्तनीय नीय का मतलब कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो चीजें मेंशन की गई हैं, उस पर, उसमें जो चीजें मेंशन की गई है, उसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि उसमें मेंशन विषयों पर सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनमें मेंशन नियमों पर कानून नहीं बनाती है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है कि उनको बनाना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मान लो आर्टिकल 40 कह रहा है भारत में पंचायती सिस्टम की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक समान सिविल संहिता। अब ये मेंशन तो किया गया है, लेकिन ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि आपको इस पर कानून बनाना ही है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसमें मेंशन जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाती है कि नहीं। नहीं बनाती है तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, और बनाती है तो अच्छा है। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में मेंशन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो कंपलसरी नहीं है सरकार का कानून बनाना। अगर सरकार कानून बनाती है तो ठीक है, तब देश में लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगी, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबको समानता और धार्मिक समानता मिलेगी। ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में भाई, प्रस्तावना जो है वो थीम है। कोई भी संशोधन हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कोई भी कानून बना, तो उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को आधार मान के ही उसका इंटरप्रिटेशन करती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर कानून बना है या संशोधन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल के कंसर्न में ही उसको क्रॉस वेरीफाई करती है कि क्या प्रियम्बल में मेंशन जो थीम है, कहीं उसको ये संशोधन ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अगर प्रियम्बल में मेंशन थीम को अगर वो संशोधन या अमेंडमेंट ब्रेक कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। तो प्रस्तावना के
के आधार पर ही संविधान संशोधन या जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसी के आलोक में देखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में भी यही बात है, इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वो बाध्यकारी नहीं है, उसका मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, अगर आप उनका वायलेशन करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कि बाहर साफ सफाई रखना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा अपना सहयोग देना, ये सब बातें कही गई हैं उसमें। अब अगर आप नहीं मानते, जैसे मान लो झंडा फहराया जा रहा है, तुम लाइन में खड़े हो, निकल के बाहर चले गए, तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुमको झंडा फहराना ही फहराना है। नहीं फहराना तो तुम्हारे ऊपर, तुमको 6 महीने का जेल हो जाएगा। राष्ट्रगान हो रहा है, अगर तुम उस समय बाहर चले गए, कोई फोन आ गया या नहीं गाया आपने, तो कोई कंपल्सरी नहीं कर सकता कि आपको गाना ही गाना है, लेकिन उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब झंडा जब फहराया जा रहा है उस समय आपको अटेंशन की मुद्रा में रहना है, सलामी देना है, आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप झंडे का अपमान करते हैं, उसके तहत आपको पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये यहां पर मूल कर्तव्य में भी बाध्यकारी नहीं है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर मूल कर्तव्य का आप कोई पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी देश में हमारी जुडिशियरी उसको पनिश नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट बने अगर उसका वायलेशन करते हैं तो वो पनिशेबल है, आपको पनिशमेंट हो सकता है। क्या मैंने जो अभी समझाया वो सबको समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलोगे? क्लियर हुआ सबका? क्लियर? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? बताइए भाई। 44, ये कोटेशंस हैं 44। राज्य हर जगह है, बिल्कुल। ओहो, हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल मतलब कहीं कुछ छोड़ता होगा, यह कथन किसकी धारणा है? किसकी है भाई? ये धारणा है लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक कंट्री की, डेमोक्रेटिक कल्याणकारी राज्य तो होता ही नहीं है। मतलब देश के संदर्भ में पुलिस राज्य ये भी नहीं होता है, वो कम्युनिस्ट राज्य यहां भी नहीं। तो कम्युनिस्ट राज्य में ही नहीं, लोकतंत्र में कहा गया है कि राज्य हर जगह होता है और ये कहीं कुछ नहीं छोड़ता है, क्योंकि हर जगह जनता रहती है, हर जगह लोग अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत ये कोटेशंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर इज सी सर, कम्युनिस्ट राज्य का मतलब। देखो, कार्ल मार्क्स का तुमने नाम सुना होगा, ये समाजवाद का एक एक्सट्रीम लेवल है साम्यवाद। आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में एक समय पूरे अंग्रेजों की डोमिनेंसी थी। अंग्रेज कौन थे? कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद में सारा राइट जो है वो कैपिटलिस्ट के पास होता है, और वो फिर अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को निर्धारित करता है, जिसमें मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है, एक्सप्लॉइटेशन लोगों का सबसे ज्यादा होता है, रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल होता है उसका। तो ऐसे जो नेचर्स होते हैं वो कैपिटलिस्टों के होते हैं, और अंग्रेज कौन थे? कैपिटलिस्ट। तो इसी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक वाद जन्म लिया यूरोप में, जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म, समाजवाद, जिसमें कहा कि भाई आपको मालूम होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो, और इसमें समाजवाद में कहा गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए। पूंजीवाद में धन केंद्रित होता है, किसी एक व्यक्ति के पास होता है, और वो मजदूरों का शोषण करता है। और समाजवाद में धन का समान वितरण होना चाहिए और सबके अधिकारों की बात करता है, सबको आगे ले जाने की बात करता है। तो शुरू में तो ये समाजवाद था, लेकिन धीरे धीरे ये आप देखेंगे बढ़ते बढ़ते कम्युनिस्ट मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर आ गया। ये कहता है साम्यवाद कि अगर हमारा अधिकार नहीं मिले तो उसके लिए हमें उसको छीनने का भी हक रखना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी हत्या करके भी हमें अपना अधिकार छीनना चाहिए। तो वो एक्सट्रीम लेवल साम्यवाद बन गया, जो इस समय चाइना में है। तो यहां भी पावर सेंट्रलाइज हो गया। हालांकि वो समाजवाद का एक्सट्रीम लेवल है, वेलफेयर की बात करता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल है जहां लोगों का हक छीन लेता है। डेमोक्रेसी नहीं है कि सब अपनी बात कह सके, वेलफेयर होता है लेकिन आप ओपननेस नहीं होता है। ठीक है, ये है, ये साम्यवाद जैसे चाइना में है। ठीक है, ये है इसका मतलब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45,
दूसरे प्रशासनिक आयोग के किस प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई थी? सेकेंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बना था, ये किसके लिए बना था? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था, ये सीधे सीधे जान लो, जब पुराना पेपर है उसमें आए थे एग्जाम में तो पूछा है। ये इसका राइट आंसर है। 12वां प्रतिवेदन, 12वां प्रतिवेदन बना था एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन। ये क्या है भाई? तो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के तहत कई बार आप देखेंगे इसके ड्राफ्ट तैयार किए गए और उस पर अमेंडमेंट हुआ, जिससे रेड टेपिज्म खत्म हो सके, प्रशासन में पारदर्शिता रहे और प्रॉपर तरीके से प्रशासन के माध्यम से हम देश में डेवलपमेंट कर सके, इसके लिए। तो ये राइट आंसर 12वें प्रतिवेदन के तहत आप देखेंगे कि सुशासन की बाधाओं को खत्म करने के लिए, मतलब गुड गवर्नेंस में जो बाधाएं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अभी भी देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, तो उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होता है जिसमें हम इसको खत्म कर सके। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तभी हम एक गुड गवर्नेंस देश में ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जो है हमारे देश में, उनको स्टील पिलर ऑफ द नेशन कहते हैं, हमारे देश का इस्पात स्तंभ है। तो अगर इस इस्पात स्तंभ अगर मजबूत रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ही कुछ काम होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, क्लास खत्म करते हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है जी, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर कल अपन करेंगे। ठीक है।